हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो इस क्लास में हम डिस्कस करना जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से। ठीक है, इससे पहले हम काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एज वी नो वेरी वेल, द लुईस अप्रोच हेल्प्स इन राइटिंग द स्ट्रक्चर। जब हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमें ये पता लग गया था कि उसने एक बेसिक फ्रेमवर्क दे दिया लुईस ने, कि किस तरीके से कॉसेल एंड लुईस, उन्होंने एक बेसिक अप्रोच दे दी कि किस तरीके से, एक बेसिक फ्रेमवर्क दे दिया कि आप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर लिख सकते हो। अब आइडिया तो मिल गया, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इस बात की एक्सप्लेनेशन देने में फेल हो गया, क्योंकि उसके अंदर उसने ऑक्टेट रूल का यूज किया था और ऑक्टेट रूल के अंदर काफी सारी आ गई थी ड्रॉबैक्स। फिर आई आपकी वीबीटी। सो वीबीटी को इंट्रोड्यूस किया, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927 एंड डेवलप किया गया फर्दर बाय पॉलिंग एंड अदर्स। अब अपनी नॉलेज के बेस पर और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नॉलेज के बेस पर, बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, overlap criteria of atomic orbitals, hybridization of atomic orbitals and the principle of variation and superposition, इन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए वीबीटी ने अपनी थ्योरी, पॉलिंग और अदर साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी, जिसका नाम दिया गया इस थ्योरी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे होंगे वैलेंस बॉन्ड वाले, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे वीबीटी को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के टाइम पे आप दो हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर लीजिए, एक हाइड्रोजन एटम ए और एक हाइड्रोजन एटम बी, और वो एक दूसरे को अप्रोच करने जा रहे हैं। अभी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मान लो, तो दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे। एज द एटम, कंसीडर टू हाइड्रोजन एटम्स ए एंड बी अप्रोचिंग ईच अदर, एज द एटम्स गेट क्लोजर न्यू इंटरेक्शंस आर देयर। न्यू इंटरेक्शंस में कौन कौन सी आ सकती है? एट्रैक्शंस भी आ सकते हैं और रिपल्शंस भी आ सकते हैं, मतलब एट्रैक्टिव फोर्सेस भी आ सकते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी आ सकते हैं। एट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगे आपके जैसे न्यूक्लियस ए एटम का और इलेक्ट्रॉन बी एटम का, जो नए एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। मैं ओल्ड फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यू इंटरेक्शंस की बात कर रहा हूं। न्यूक्लियस ऑफ बी एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम। रिपल्सिव फोर्सेस, जो न्यू रिपल्सिव फोर्सेस अराइज होंगे, वो होंगे electron of A atom and electron of B atom and nucleus of A atom and nucleus of B atom. This is interesting ना? So ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने दो हाइड्रोजन एटम को कंसीडर किया, ए और बी को, जो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे जैसे वो क्लोजर आ रहे हैं तो न्यू अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस अराइज हो रहे हैं। न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जो बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं वो मैंने आपको बताया। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हो, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो अराइज हो रहे हैं वो हो रहे हैं बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, दैट इज, क्या लिख रहा हूं मैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो अराइज हो रहे हैं वो जो मतलब प्रेजेंट है वो क्या है, न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए के बीच में, न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में। ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस थे। न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, ये अराइज हुआ है। न्यूक्लियस ऑफ one atom and electron of other atom, so NB or EA. Similarly, repulsive forces arises between electron A और electron B और nuclei of two atoms Na and Nb. इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे अराइज हुए। आप इस डायग्राम से इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस को दिखा रहा है और ये आपका रिपल्सिव फोर्सेस को दिखा रहा है। यहाँ पर जो पॉजिटिव लिखा हुआ है ये है हाइड्रोजन ए एटम का न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम तो एक जैसा ही है, आइडेंटिकल है, बस उसको ए और बी का नाम दे दिया गया है ताकि हम उसे समझ सकें। तो लेफ्ट वाले को नाम दिया गया हाइड्रोजन एटम ए और राइट वाले को नाम दिया गया हाइड्रोजन एटम बी। अब आप यहां पर एक चीज क्लियरली देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन एटम ए हो गया और ये हाइड्रोजन एटम बी हो गया। इस हाइड्रोजन एटम ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये है, हाइड्रोजन एटम ए का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ए जिसको माइनस से शो किया गया है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। और ये है आपका इलेक्ट्रॉन बी, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन बी। अब होगा क्या
हाइड्रोजन एटम ए और इलेक्ट्रॉन ए के बीच ये तो पहले ही ऑलरेडी मतलब एक दूसरे से अटैच्ड थे, अट्रैक्टेड थे, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट था, राइट। सो यू कैन से दैट एच ए एंड ई ए के बीच में ये जो डॉटेड लाइंस यहाँ पे लगाई गई हैं वो आपके ओल्ड फोर्सेस है। जो न्यू फोर्सेस अराइजेस हुए हैं दीज आर शोन बाय दिस सॉलिड लाइन। अब ओल्ड फोर्सेस जो शो हुए हैं वो एच ए और ई ए के बीच में है। किस किस के बीच में? एच ए और ई ए वो ओल्ड फोर्स है, मतलब एच ए जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑलरेडी आपका क्या था? अट्रैक्शन फोर्स था। सिमिलरली एच बी और इलेक्ट्रॉन बी के बीच में क्या था? फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स था। अब जो नए फोर्सेस अराइज हुए, जब ये क्लोज आने लगे हैं, जब एक दूसरे के फील्ड में आ गए, तो एच ए ने इलेक्ट्रॉन ए को तो अट्रैक्ट ऑलरेडी कर रखा था, इलेक्ट्रॉन बी को भी अट्रैक्ट करने लगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बी उसकी फील्ड में आ गया। सेम एच बी इज अट्रैक्टिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बी, बट नाउ इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन ए। अभी इलेक्ट्रॉन ए को भी अट्रैक्ट करने लगा। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। अब ये थे हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस। सिर्फ इस टाइप की अट्रैक्शंस इंक्रीज हुई हैं। अगर आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ये हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस भी तो अराइज हुए होंगे। तो रिपल्सिव फोर्सेस आप देख सकते हो, जब ए एटम और बी एटम मतलब हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी क्लोज आ रहे हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स आएगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। तो जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये हाइड्रोजन ए का न्यूक्लियस और ये हाइड्रोजन बी का न्यूक्लियस, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और यहाँ पर एक जो फोर्स अराइज हुआ है वो कौन सा है? यहाँ पर जो फोर्स अराइज हुआ है वो फोर्स अराइज हुआ है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स जो कि है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन ए है और इलेक्ट्रॉन जो बी है, जब ये एक दूसरे की फील्ड में आए होंगे तो ये भी क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट नहीं, ये क्या करेंगे? रिपेल। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। तो ये भी रिपेल कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हुआ क्या, जब इन सभी फोर्सेस को नेट फोर्स देखा गया तो देखा गया कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा थी और रिपल्सिव फोर्स कम थे, और नेट फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से आपका H2 का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप क्या देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट लीडिंग टू द लोअर पोटेंशियल एनर्जी एट ए सर्टेन पॉइंट द नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस बैलेंस द रिपल्शन रीचिंग मिनिमम एनर्जी स्टेबिलिटी। होगा क्या, जैसे जैसे वो क्लोज आते रहेंगे तो एनर्जी डाउन होती रहेगी क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे क्लोज आएंगे एनर्जी डाउन होगी, क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, एनर्जी डाउन हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर वो इतने क्लोज आ चुके हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं और एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो चुकी है और स्टेबिलिटी आ चुकी है। अगर आप उन्हें और ज्यादा क्लोज आते हो तो अब रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होने लगेंगे और एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी। एनर्जी क्या होने लगेगी? इंक्रीज। सो एट ए सर्टेन पॉइंट नेट अट्रैक्टिव फोर्स balances the repulsions, repulsive forces आप कह सकते हैं, reaching minimum energy stability। bond enthalpy released during bond formation आप यहां पर देख सकते हैं H2 जो 435.8 किलोजूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको ब्रेक करने में H और H में दो हाइड्रोजन एटम्स इससे बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप इसके ऊपर यहाँ पर रेडिकल भी शो कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आप इस डायग्राम से समझिए, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। मिनिमम इन द कर्व कोरस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल H2। अब देखिए यहां पर एनर्जी रखी गई है y एक्सिस पर किलोजूल पर मोल में। 435.8 किलोजूल पर मोल जो एनर्जी है वो किसके लिए चाहिए? H2 को दो हाइड्रोजन एटम्स में ब्रेक डाउन करने के लिए। अब क्लियरली बात समझने वाली ये है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पर x एक्सिस पर रखा गया है और y एक्सिस पर रखी गई है एनर्जी। अभी क्या है, वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहाँ पर थे। आप यहाँ पर समझिए ये दो एटम्स को दूर दूर दिखाया गया है। मान लीजिए इनफाइनाइट डिस्टेंस में, किस डिस्टेंस पे? इनफाइनाइट। तो एटम्स आ रहे क्लोज। अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो उनकी कुछ ना कुछ क्या है? एनर्जी है। अभी किस डिस्टेंस पे? वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो क्या आएंगे? क्लोज आएंगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो क्या होंगे? क्लोज आएंगे। अभी ध्यान से समझिएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब वो क्लोज आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होंगे। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं और रिपल्सिव फोर्सेस कम है तो एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा तो एनर्जी होने स्टार्ट होगी डिक्रीज।
अब यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी लग रहे हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी। एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आया, इस पॉइंट पर अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, और यहाँ पर बन गया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। भाई यहाँ पर इक्वल आई एनर्जी थोड़ी कम हुई, अट्रैक्शन इंक्रीज हुई, यहाँ पर और इक्वल आई एनर्जी कम हो चुकी है और ओवरलैपिंग ही हो चुकी है और यहाँ पर बन चुका है बॉन्ड। अब बॉन्ड जब बन जाता है तो इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाता है और ये बॉन्ड लेंथ आपकी आ जाती है 74 पिकोमीटर हाइड्रोजन के केस में। बट जो पॉइंट आता है, अब आप इनको और भी क्लोज लेके जा रहे हो तो होगा क्या, अट्रैक्टिव फोर्सेस अभी तक तो रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा थे राइट वाले पोर्शन में जो ब्लू कलर से शो किया गया, बट लेफ्ट वाले पोर्शन में एट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने लगेंगे और रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होने लगेंगे। तो एक मिनिमा आने के बाद फिर से आप मूव करेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। जितना आप उनको क्लोज लाएंगे उतने ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस होते हुए चले जाएंगे। क्लियर? ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अब हम मूव करते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। अभी हमने देखा था, आपको दिखाए गए दो ऑर्बिटल्स, दो स्फीयर्स थे, वो एक दूसरे में मर्ज हो रहे थे, उनको मर्ज किया गया, मर्ज होते हुए दिखाया गया, मतलब ओवरलैप होते हुए दिखाया गया। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज ए मिनिमम एनर्जी स्टेट। उस मिनिमम एनर्जी स्टेट्स पे क्या हो रहा था, दो हाइड्रोजन एटम्स, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स आर सो क्लोज दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन, या फिर आप उस इंटरपेनिट्रेशन को बोल सकते हो ओवरलैपिंग। किसमें चले गए हैं वो, ओवरलैपिंग में। कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हुआ, जैसे ये मेरे दो हैंड्स हैं तो ये इस तरीके से ओवरलैप हुए, राइट, ओवरलैप कंप्लीटली नहीं हुए, इतने ओवरलैप हुए, पार्शियल ओवरलैपिंग। दिस पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इस मर्ज होने को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ, ओवरलैपिंग, ओवरलैप करना, राइट, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब वो ओवरलैप होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से अरेंज होती है कि वहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशंस हो जाते हैं। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। अब आप क्लियरली समझिए, ध्यान से समझिएगा, अगर ओवरलैपिंग इतनी हो रही है, ये ओवरलैपिंग है, मान लीजिए ये जस्ट इतनी, तो इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। थोड़े सा और इंक्रीज कर गए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई, बॉन्ड थोड़ी देर में ब्रेक होगा, और ज्यादा कर दी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग थोड़ी सी और ज्यादा हुई, और ऐसे कर दिया तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड है। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। इन जनरल, ग्रेटर द overlapping, stronger the bond between two atoms. In general आप क्या कह सकते हो, greater the overlapping, stronger the overlap, stronger the bond formed between two atoms. And according to the orbital overlap concept, a covalent bond between two atoms results from pairing of electrons present in the valence shell with opposite spin. मैं रिपीट करता हूं इस पॉइंट को। According to what? According to the ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, एक कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, एंड इन ए कोवलेंट बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है बिटवीन टू एटम्स, ये रिजल्ट करता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप इसको अब आगे समझेंगे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स and the molecule of hydrogen is formed due to the overlap of 1s orbital of two hydrogen atom. The molecule of hydrogen is formed due to the overlap of 1s orbital of two hydrogen atoms. In case of polyatomic molecules, like आप देख सकते हैं मिथेन मॉलिक्यूल CH4, अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 and H2 मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर। The geometry of the molecule is also important in addition to the bond formation. इनकी ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है कि इनकी शेप, ज्योमेट्री किस तरीके की होगी। फॉर एग्जाम्पल, बात ये आती है कि जो CH4 मॉलिक्यूल है that has a tetrahedral shape and HCH जो बॉन्डल एंगल है इसमें वो है 109 डिग्री, 109.5 डिग्री। Then why is the shape of NH3 molecule is pyramidal? फिर NH3 की स्क्वायर पिरामिडल क्यों है, और NH3 की, सॉरी नॉट स्क्वायर पिरामिडल, NH3 की पिरामिडल क्यों है और इसकी टेट्राहेड्रल क्यों है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्या आते हैं, क्वेश्चंस माइंड में।
अब द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द शेप, the formation and the directional properties of bonds in polyatomic molecules like CH4, NH3 and H2 in terms of overlap and hybridization of atomic orbital concepts. In terms of overlap and hybridization of atomic orbital concepts. So these are the directional properties of bonds. So we will discuss the hybridization as well and the overlapping of atomic orbitals one by one. In the overlapping of atomic orbitals, when orbitals of two atoms come close to form bond, their overlap may be positive, negative और zero. ये किस बात पे डिपेंड करता है? Depending upon the sign, phase and the direction of orientation of amplitude of orbital wave function in space. Amplitude of orbital wave function in space, psi, जिसको हम क्या बोलते हैं? psi. देखो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग इस तरीके से तीन तरीके के हो सकते हैं। वो डिपेंड ही करेगा साइन, मतलब जो उसका फेज है, क्या वो इन फेज मतलब प्रॉपर फेज में और क्या कर रहे हैं, प्रॉपर फेज में ओवरलैपिंग हो रही है या आउट ऑफ द फेज ओवरलैपिंग हो रही है, ओरिएंटेशन उनकी सही है या नहीं है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स, जो अब अभी मैं आपको फिगर शो करूंगा, इट शोज द साइन फेज ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड आर नॉट रिलेटेड टू चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव जो मैं शो कर रहा हूं वो चार्ज से रिलेटेड नहीं है, वो क्या शो कर रहे हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन का साइन। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव किसका साइन होगा, ऑर्बिटल वेव फंक्शन का, वो चार्ज से रिलेटेड नहीं है। ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव द सेम साइन या फेज एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस। ठीक है, अगर ऑर्बिटल्स को बॉन्ड बनाना है तो सेम साइन या सेम फेज को क्या होना चाहिए, सेम साइन और सेम फेज को क्या होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए स्पेस में। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। वेरियस ओवरलैप्स ऑफ s and p orbitals are depicted in this figure. Various overlapping of s and p orbitals are depicted in the figure. मैं आपको फिगर शो करता हूं, वो फिगर क्या है देखिए। इन दिस फिगर आप देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ये आपके पॉजिटिव ओवरलैपिंग और इन फेज ओवरलैपिंग है, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग और आउट ऑफ द फेज ओवरलैपिंग है। अब हुआ क्या, एक पीजेड और दूसरा पीजेड, पीजेड जिसकी शेप होती है डम्बल शेप, आप सभी को पता है राइट। डम्बल शेप में आप देख सकते हैं मैंने दो साइन दिखाए हुए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सिर्फ इस चीज को शो करने के लिए कि ओवरलैपिंग इन फेज और आउट फेज कैसे होगी। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये चार्ज नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फेज ओवरलैपिंग है। अगर पॉजिटिव एक दूसरे के पास आते हैं तो इसका मतलब कौन सी ओवरलैपिंग होगी, इन फेज ओवरलैपिंग, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अगर वहीं पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो ओवरलैपिंग प्रॉपरली नहीं होगी और उसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग, और वो एक दूसरे के पास क्या होगा, आने से ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हुई, क्योंकि फेज ही अलग है। एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। एक क्या है, पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर पीजेड और यहाँ पे एस ऑर्बिटल, यहाँ पर पीजेड और यहाँ पे एस ऑर्बिटल। अब ये पॉजिटिव साइन है और ये भी पॉजिटिव साइन है। हुआ क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब इन फेज ओवरलैपिंग हो रही है। कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, इन फेज ओवरलैपिंग। और यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी कैसी ओवरलैपिंग है, आउट फेज ओवरलैपिंग। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर ओवरलैप करेंगे तो ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग होगी और बेस्ट ओवरलैपिंग होगी और आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पीएक्स को ओवरलैप कराते हैं और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग है। कैसी ओवरलैपिंग है ये, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो मैं साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कर सकता हूँ, और मैं कौन सी ओवरलैपिंग कर सकता हूँ, मैं साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कर सकता हूँ। तो यू कैन सी हियर इन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर मैं जाता हूं पीवाई की तरफ, देखो पहले मैंने पीजेड को हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराई, यहाँ पर पीजेड और एस की हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड मैं सभी को इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। अगर पीवाई की ओवरलैपिंग कराई मैंने पॉजिटिव की, तो ये इन फेज ओवरलैपिंग है। कौन सी ओवरलैपिंग है, इन फेज। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक वेव में एक क्रस्ट होता है और एक क्या होता है, ट्रफ। तो जो क्रस्ट होता है, अगर क्रस्ट के ऊपर आता है तो प्रॉपर ओवरलैपिंग हुई, बट अगर क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आ गया तो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हुई। यहां पर भी वही हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं
पॉजिटिव नेगेटिव के पास आए और नेगेटिव पॉजिटिव के पास, तो ये आउट ऑफ द फेज ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग को नाम दिया गया नेगेटिव ओवरलैपिंग। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग हो सकती है क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर होगी और अगर फेज में ओवरलैपिंग होगी तो पॉजिटिव होगी, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी और फेज में ओवरलैपिंग नहीं होगी तो वो नेगेटिव होगी। समझने वाली बात यह है कि द क्राइटेरिया ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम पढ़ रहे हैं, द क्राइटेरिया ऑफ ओवरलैप एज द main factor for the formation of covalent bond applies uniformly to the homonuclear और heteronuclear diatomic molecules। चाहे आप homonuclear ले लो या heteronuclear diatomic molecules ले लो या polyatomic molecules ले लो, सभी के लिए ये overlapping का concept valid है। We know that the shapes of CH4, NH3 and H2O। CH4 is tetrahedral, ammonia is पिरामिडल और H2O की बेंड शेप होती है। ये सारी शेप्स मैं आपको अपनी लास्ट क्लास में बता चुका हूं। These molecules are tetrahedral, pyramidal and bend shape respectively। कौन कौन? CH4 tetrahedral, NH3 pyramidal, जबकि ज्योमेट्री CH4 और NH3 की tetrahedral है। इसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं। It would be therefore interesting to use VBT मतलब valence bond theory to find out if these geometrical shapes can be explained in terms of the orbital overlaps। किस तरीके से हम इन शेप्स को भी ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो जीरो ओवरलैपिंग समझते हैं। जीरो ओवरलैपिंग और आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग कैसे होती है? ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन, डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। आप यहां पर देखेंगे ये px ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, तो इनकी अप्रोच ठीक नहीं थी। यहाँ पे हेड टू हेड अगर ओवरलैपिंग होती तो ज्यादा बेस्ट रहता। तो ये आउट ऑफ फेज ओरिएंटेशन है, मतलब आउट ऑफ फेज है और ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक px है, एक मान लीजिए एक्स एक्सिस पर लोब है और एक वाई एक्सिस पर लोब है, तो ये कैसे ओवरलैप करेंगे? ये तो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम कहते हैं कौन सी ओवरलैपिंग? जीरो ओवरलैपिंग। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जब हमारे जो ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं तो उस बेस पर वो किस डायरेक्शन और किस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, हमारे पास दो टाइप की ओवरलैपिंग आ जाती है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। द कोवलेंट बॉन्ड में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या है, समझते हैं ध्यान से। दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो कि सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्म होता है ड्यू टू द एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग से ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहां पर क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। मतलब दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड या फिर आप कह सकते हैं हेड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दिस इज कॉल्ड a head on overlap और axial overlap। क्या कहेंगे इसको हम? head on overlap और axial overlap। It can be formed by any one of the following types of combinations of atomic orbitals। जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है ये एक अच्छी ओवरलैपिंग होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इससे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है तो ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ए हेड ऑन ओवरलैप और इसको कह सकते हैं हम एक्सियल ओवरलैप, क्योंकि एक्सिस के अलोंग हो रहा है। किसके अलोंग हो रहा है? एक्सिस के अलोंग। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो मैं अभी आपको शो करने जा रहा हूं। जैसे कि हमारी सबसे पहली ओवरलैपिंग हुई एस एस ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, अब एस एस ओवरलैपिंग में क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। एस एस ओवरलैपिंग में देयर इज ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स। ये एस ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले सकते हैं। अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस तरीके से ओवरलैप कर गए। जब ये ओवरलैप कर जाते हैं तो जो इनके हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक एक जो इनका इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर बना लेता है और आपकी हो जाती है एस एस ओवरलैपिंग और यहाँ पर हो जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरीके से क्या हो जाती है यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग और क्या हो जाता है? बॉन्ड फॉर्मेशन। और किस टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है? जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता हो, क्योंकि हम हेड ऑन ओवरलैपिंग को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड।
तो sp ओवरलैपिंग भी इसी टाइप से हो सकती है, बट ओरिएंटेशन सही रहनी चाहिए। This type of overlap occurs between a half-filled s orbitals of one atom and half-filled a p orbital of another atom. अगर एक ऑर्बिटल एक एटम का हाफ फिल्ड लिया गया है, ठीक है, s ऑर्बिटल, और हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल लिया गया है दूसरे एटम का, ओरिएंटेशन प्रॉपर है, जीरो ओवरलैपिंग नहीं होगी, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग होने के बाद आपके जो बनेगा वो होगा sp ओवरलैपिंग। ठीक है, यहां पर क्या बन रहा है, sp ओवरलैपिंग हो रही है, और ये आपका s ऑर्बिटल और ये आपका क्या है, p ऑर्बिटल, ये आपका क्या है, p ऑर्बिटल। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है pp ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, बिटवीन हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स, तो दोनों ही हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स हैं, कोई भी हाफ फील्ड ले लीजिए और आपका वो जो बॉन्ड बन जाएगा वो बन जाएगा पीपी ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग। क्या बन जाएगा, पीपी ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो क्या कहती है, पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड क्या है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच ए वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड के केस में जो ओवरलैपिंग हो रही थी वो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही थी, मतलब हेड से हेड, मतलब एक तरीके से जो ओरिएंटेशन था, एक लोब दूसरी लोब से डायरेक्टली इस तरीके से टकरा रही थी, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग उसे हम कह सकते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, वहां पर जो सिग्मा बॉन्ड की जो आप कह सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड के केस में, वो ओवरलैपिंग जो हो रही है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बट पाई बॉन्ड की केस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पैरेलल तो है एक दूसरे के, वो तो ठीक है, बट परपेंडिकुलर है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो लोब इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगी। द ऑर्बिटल्स ड्यू टू द साइडवेज ओवरलैपिंग, यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होती है वो साइड से होती है और साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड नहीं होती। दिस ओवरलैपिंग कंसिस्ट ऑफ टू सोसर टाइप चार्ज क्लाउड्स, आप यहाँ पर देखेंगे अबव एंड बिलो द प्लेन, टू सोसर टाइप चार्ज क्लाउड्स अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आया एक पी ऑर्बिटल, मान लीजिए px है, दूसरा px ऑर्बिटल आया, px ने ओवरलैपिंग करी और बॉन्ड बन गया आपका pp ओवरलैपिंग के थ्रू, और इसको आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिलो द, आप यहां पर देखेंगे कंसिस्ट ऑफ टू सोसर टाइप चार्ज क्लाउड्स अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बात को समझते हैं। बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इन केस ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस टू ए लार्जर एक्सटेंट। स्ट्रेंथ जो सिग्मा बॉन्ड की है, जो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ओवरलैपिंग पर। और सिग्मा बॉन्ड के केस में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस टू ए लार्जर एक्सटेंट, ज्यादा एक्सटेंट तक होती है ओवरलैपिंग। हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड, वेयर एज अगर आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखें पाई बॉन्ड के केस में तो वो स्मॉलर एक्सटेंट तक है। फर्दर it is important to note that in the formation of multiple bonds between two atoms of a molecule, a pi bond is formed in addition to a sigma bond. A pi bond is formed in addition to a sigma bond. Let's quickly recall these points, then I will go to the next point. Okay? So अभी तक मैंने क्या आपको बताया, मैंने आपको जो बातें बताई वो ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया कि S ओवरलैपिंग होती है, SP ओवरलैपिंग होती है और PP ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे एक्चुअली में VBT, जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हुआ क्या, क्वेश्चन ये भी मैं आपको बता सकता हूं, क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये भी एग्जिस्ट कर सकता है कि YHE2 ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, नॉट एग्जिस्ट। भाई H2 तो एग्जिस्ट करता है बट HE2 एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स
और जब इसके मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ए और ये इलेक्ट्रॉन बी इसका सेम इस हीलियम के आएंगे, तो होगा क्या, रिपल्सिव फोर्सेस इतने ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस कि जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन है के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस एनर्जी को रिलीज कराते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज होने की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो यहां पर वो नहीं हो पाएगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है। रिपल्सिव फोर्सेस यहां पर बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, दैट्स व्हाई He2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। इतना तो मैं आपको बता चुका हूं। मैंने आपको ये बताया कि जब वीबीटी फॉर्म हो रही तो वीबीटी ने बातें काफी सारी एक्सप्लेन कर दी हमें, जैसे CH4 NH3 इन सभी मॉलिक्यूल्स की शेप्स, ज्योमेट्री, इनकी सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बट पॉइंट ये आता है कि जब CH4 मॉलिक्यूल बन रहा है, CH4 मॉलिक्यूल बन रहा है तो किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है। और इसमें जैसे हमने ये लिख दिया नॉर्मली C और 4 सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये किस टाइप का बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। तो ये कॉन्सेप्ट पता लगता है ओवरलैपिंग ऑफ, ये कॉन्सेप्ट किससे पता लगता है, ओवरलैपिंग से। किसकी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे कि मान लीजिए जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कवर कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के बारे में बताया, मैंने आपको किस बारे में बताया कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। मैंने आपको एक कर्व की हेल्प से समझाया कि पहले मान लीजिए मॉलिक्यूल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्लोज आएंगे, एनर्जी कम होगी, क्लोज आएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगी, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी। एक पॉइंट इक्विलिब्रियम का ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस के इक्वल हो गए हैं। अगर आपके रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस के इक्वल हो गए हैं, अब अगर आप उन एटम्स को और ज्यादा क्लोज लाएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होने लगेंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने लगेंगे। अगर रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो रहे हैं तो होगा क्या, एनर्जी इंक्रीज करने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी। इस तरीके का एक ग्राफ आ जाता है, एक कर्व आ जाता है। इस तरीके का क्या आ जाता है, एक कर्व। अब इस कर्व में मैंने आपको दिखाया था कि यहां पर एटम्स मान लीजिए दूर दूर हैं, फिर वो थोड़े क्लोज आ गए, और यहां पर मैंने इस पॉइंट पे दिखा दिया बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे, वहां पर एटम्स की इस तरीके से दो बॉल्स को एक दूसरे में लाइक इंटरपेनिट्रेट करते हुए दिखाया। मतलब ये कह सकते हैं आप कि यहाँ पे हुई ओवरलैपिंग, यहाँ पे क्या हुई, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, ओवरलैप करना, मर्ज होना, एक तरीके से क्या होना, मर्ज होना। अब समझिए ध्यान से, जब ये ओवरलैपिंग वर्ड आया तो इस ओवरलैपिंग वर्ड को समझने के लिए कुछ ये बताया गया कि ओवरलैपिंग हो सकती है कुछ टाइप्स की। कौन कौन से टाइप्स की ओवरलैपिंग हो सकती है, पॉजिटिव टाइप की, नेगेटिव टाइप की। पॉजिटिव टाइप की जो ओवरलैपिंग होगी, ध्यान से समझिएगा, एक ओवरलैपिंग होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और एक ओवरलैपिंग होगी नेगेटिव ओवरलैपिंग, और एक ओवरलैपिंग होगी जीरो ओवरलैपिंग। अब जो पॉजिटिव टाइप की ओवरलैपिंग है इसे बोल दिया जाता है इन फेज ओवरलैपिंग। जो नेगेटिव टाइप की ओवरलैपिंग है इसे बोला जाता है आउट फेज ओवरलैपिंग। और जो जीरो है इसका मतलब नो फेज ओवरलैपिंग। नो फेज ओवरलैपिंग। अब जो नो फेज ओवरलैपिंग है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोल देते हैं जीरो ओवरलैपिंग। अब इन फेज में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, तो इंटरफेरेंस हो जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे दिखा देते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव के पास है, नेगेटिव नेगेटिव के पास, तो एक तरीके से एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ठीक है, एक तरीके से क्या बढ़ गया, एम्पलीट्यूड। बट अगर यही अपोजिट हो जाए, यही क्या हो जाए, अपोजिट, ये आ जाए नेगेटिव नीचे और ये ऊपर, एक ही एंगल से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफ्रेक्शन हो जाएगा। जिसका क्रस्ट ज्यादा है, ट्रफ ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग नई वेव बन के आएगी, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, नई वेव बन के। तो इस तरीके से आप ओवरलैपिंग को समझ सकते हैं। अब थोड़ा इसको और डायग्राम से समझते हैं।
इन फेज ओवरलैपिंग, जैसे मैंने आपको बताया एसपी ओवरलैपिंग में पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो सकती है। कैसे? ये हमने एस सबशेल ले ली। अब एस सबशेल क्या होगा? एस सबशेल के पास आएगा पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों। मान लीजिए पी वाई आ गया, ठीक है, मान लीजिए क्या आ गया? पी वाई, तो ऐसी ओवरलैपिंग कर दी। मान लीजिए पी एक्स भी आ गया। मैं आपको अलग अलग डायरेक्शन में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, एक साथ नहीं होंगे ये ड्रॉ इस तरीके से, ये एक बार में एक ही ड्रॉ होगा। मान लीजिए पी जेड भी आ गया, तो ये पी जेड आ गया, तो ये हो गया पी जेड, ये हो गया पी वाई, ये हो गया पी एक्स। इस तरीके से भी ओवरलैपिंग हो सकती है, तीनों एक साथ नहीं होंगे। क्लियर? मैं एक बार प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ। ये एस है और इसके साथ ओवरलैपिंग हुई मान लीजिए पी एक्स की, तो ओवरलैपिंग जो हुई है वो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग क्या हुई आपकी ओवरलैपिंग, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम बोल देते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है इस केस में। और इस टाइप की ओवरलैपिंग होगी हमारी एसपी ओवरलैपिंग, और ये रिजल्ट क्या देता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के केस में जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और पाई बॉन्ड के केस में साइड वेज ओवरलैपिंग होती है। क्लियर? अगर यहीं पर ये इस तरीके से आ जाए, ये क्या आ जाए इस तरीके से, इसको वेव फंक्शन की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, लोब्स पे साइन दिखा के। मान लीजिए यहाँ आपने पॉजिटिव लिख दिया और यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कर रहे हैं, इस ओवरलैपिंग को बोलते थे इन फेज ओवरलैपिंग। आउट फेज कौन सी होगी? मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, और अब मैं एस के साथ ना कर रहा, पी के साथ ही कर रहा हूं। मान लीजिए ये भी पी जेड है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और ये भी पी जेड बना दिया मैंने अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, बट इसका भी पॉजिटिव साइन इधर, इसका भी पॉजिटिव इधर, तो यहाँ पर नो ओवरलैपिंग, क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। ओरिएंटेशन इज मस्ट ना, तो ओरिएंटेशन अगर नहीं है तो ठीक है, ये हो गई एस 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 पी। उसी तरीके से आप कर सकते हो एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। तीन ओवरलैपिंग मैंने आज आपको बताई। इन तीन ओवरलैपिंग के बेस पर हमारे पास दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। हमें जो पढ़ने हैं कौन कौन से? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो आप सभी को पता है, वो बनेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग से, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा साइड वेज ओवरलैपिंग से, और उसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो साइड वेज होगी और साथ में एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी लोब्स। कैसे होंगे? एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैप, ये आपकी साइड वेज ओवरलैपिंग, साइड वेज ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है जरा देखते हैं। ये पी एक्स पी वाई, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये इंटरेक्ट करेंगे, तो दो तरीके से आप दिखा सकते हो। या तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, ये कौन सी ओवरलैपिंग है? साइड वाइज। और अब ऊपर ऊपर की लोब्स मर्ज कर रही है, नीचे नीचे की लोब्स मर्ज कर रही है, तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे घूम रहा है और इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। ये हमारी हो गई कौन सी? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सो इन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट यू कैन सी हियर। आई एम जस्ट क्विकली रिकॉलिंग द पॉइंट्स को एक बार क्विकली रिकॉल कर देते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने पढ़ी है, हमें पता है कि लुईस अप्रोच ने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, स्ट्रक्चर वगैरह, बट फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हिटलर एंड डंडन ने आके हमें पीवीटी प्रोवाइड करी, जो पॉलिंग और बाकी साइंटिस्ट ने क्या करी? मॉडिफाई करी।
तो बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमने देखा जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आ रहे थे और रिपल्सिव फोर्सेस भी आ रहे थे, बट रिपल्सिव फोर्सेस लेस थे एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिस वजह से हमारा हाइड्रोजन H2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? H2 बॉन्ड का। बिकॉज जो रिपल्सिव फोर्सेस आ रहे हैं वो EA और EB के बीच में, और न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स मतलब Na और NB के बीच में, और न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन एलिमेंट वो तो है ही अट्रैक्टेड, NaE है NbEb, और न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड अदर लाइक इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये हो गया NaEb और NbE। आई होप यहां तक आपको VBT क्लियर थी। उसके बाद मैंने आपको इस तरह का डायग्राम दिखाया जहां पर हाइड्रोजन A है, हाइड्रोजन B है, ये EA से पहले अट्रैक्टेड है हाइड्रोजन A, और EB से पहले अट्रैक्टेड है हाइड्रोजन B। ये ओल्ड फोर्सेस दिखाए गए हैं ब्रोकन लाइन से, और सॉलिड लाइन से दिखाया गया न्यू फोर्सेस को। उसी तरीके से आप यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस भी देख सकते हो, दो नए इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं इंटरेक्ट करने के लिए, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस और सेम रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट है न्यूक्लियाई के केस में। फिर हमने देखा और हमने क्या कहा कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं एंड लीडिंग टू द लोअर पोटेंशियल एनर्जी। एट ए सर्टेन पॉइंट the net attractive force balance the repulsion and reaching minimum energy stability। और बॉन्ड एंथैल्पी जो रिलीज होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वो क्या होती है? H2 435.8 किलो जूल पर मोल। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये बना लेगा दो एटम जिनको हम कहेंगे H एंड H। क्या कहेंगे उनको हम? H एंड H। उसके बाद क्या आता है आपका, ये मैंने आपको एक एनर्जी कर्व डायग्राम समझाया, पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, किसके लिए? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। मैंने कहा दूर है एटम, पास आने लगे, ये आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दिखा रहा है यहां से। अब हुआ क्या, जब वो पास आने लगे तो उनमें इंटरेक्शन स्टार्ट हुए, तो रिपल्सिव फोर्सेस बन गए और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी। अट्रैक्टिव के केस में इस टाइप से मर्ज कर जाते हैं और ओवरलैप कर जाते हैं। कौन? ऑर्बिटल। जब ये ओवरलैप कर जाते हैं तो इनको कुछ नाम दिया गया और उसी बात को बोला गया ओवरलैपिंग। तो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एंड जो ओवरलैपिंग का ओवरलैपिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका जो स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन करता है कौन? कोवेलेंट बॉन्ड। इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैप ग्रेटर द एंड स्ट्रॉन्गर द पाई बॉन्ड, या आप कह सकते हैं ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, नॉट पाई नॉट सिग्मा, दोनों हो सकते हैं, सिग्मा पाई दोनों। According to the orbital overlap concept, a covalent bond between two atoms results from pairing electrons present in the valence shell with opposite spin। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि as we have already seen, the covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals। atomic orbitals इस तरीके से overlap कर रहे हैं, and the molecule of hydrogen is formed due to the overlap of 1s orbital of hydrogen atom। मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम्स के 1s क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। मॉलिक्यूल जो बन रहा है H2 मॉलिक्यूल जो बन रहा है ये हाइड्रोजन एटम, अगर इसका न्यूक्लियस लिखूं और 1s मतलब ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और ये 1s हो गया इसका, ये दूसरे का 1s हुआ, ये करेंगे ओवरलैप। ओवरलैप करते हुए ये कैसा बना देंगे? ये 1s और ये ओवरलैप करके जी ये दूसरा न्यूक्लियस, ये बन गया आपका ओवरलैपिंग रीजन। ओवरलैपिंग रीजन। तो द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड, यहाँ पर H2 का मॉलिक्यूल इस तरीके से बन गया है। इन केस ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमारा CH4 NH3 H2O, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन एडिशन टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर चुके हैं हम ऑलरेडी, मतलब फॉर एग्जांपल व्हाई इज द CH4 मॉलिक्यूल हैज टेट्राहेड्रल शेप एंड SCH जो बॉन्ड एंगल है इसका जो टेट्राहेड्रल एंगल है वो है 109.5 डिग्री। व्हाई इज द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल पिरामिडल? क्यों? ये हम अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इन चीजों का आंसर कर चुके हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है शेप को, फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक CH4 NH3 and H2 etc. in terms of overlap and hybridization of atomic orbitals ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स कम क्लोज टू फॉर्म बॉन्ड, क्या होगा? उनकी ओवरलैपिंग जो हो सकती है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। किस बात पे डिपेंड करेगी? उनका फेज कैसा है। अगर आउट ऑफ द फेज हुए तो नेगेटिव, अगर फेज और ओरिएंटेशन ही दोनों आउट हुए तो जीरो, और अगर फेज प्रॉपर हुआ ओरिएंटेशन प्रॉपर हुई तो पॉजिटिव।
डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ये एक्चुअली में चार्ज नहीं है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन स्पेस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन बाउंड्री सरफेस डायग्राम, जो फिगर में मैं आपको दिखा चुका हूं, वो शोज द साइन ऑफ ए ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड नॉट रिलेटेड टू चार्ज। ऑर्बिटल फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव द सेम साइन एंड ओरिएंटेशन स्पेस, एंड इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो आप कुछ पॉजिटिव ओवरलैपिंग यहाँ पर देख सकते हैं। ये किस किस के बीच में हुई है, ये आपकी पीपी ओवरलैपिंग है, ये एसपी ओवरलैपिंग है, ये पीपी ओवरलैपिंग और ये भी पीपी ओवरलैपिंग है। ये चारों ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग और इन फेज ओवरलैप है। ये वाली ओवरलैपिंग नेगेटिव ओवरलैपिंग है, क्योंकि आप देख सकते हैं साइन जो डिफरेंट अपोजिट साइंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइंस अगर यहाँ पर ओवरलैप करते हैं तो ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। इसका मतलब इस ओवरलैपिंग को हम कह देते हैं नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप। क्या ओवरलैप कह देते हैं, नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप। नेक्स्ट आता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्राइटेरिया ऑफ ओवरलैप, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज द मेन फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू द होमोन्यूक्लियर बनाओ या हेटेरोन्यूक्लियर बनाओ, चाहे आप CH4 बनाओ, NH3 बनाओ, H2 बनाओ या कुछ भी बनाओ, चाहे डायटोमिक हो या पॉलीएटोमिक हो। वी नो दैट द शेप्स ऑफ CH4, NH3 एंड H2 molecules are tetrahedral, pyramidal and bent respectively. It would be therefore interesting to use VB theory to find out if these geometrical shapes can be explained in terms of the orbital overlaps. अगर मैं इनको एक्सप्लेन कर पाऊं। फिर मैंने आपको जीरो ओवरलैपिंग भी शो कर दी थी, ये हमारी जीरो ओवरलैपिंग होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन भी प्रॉपर नहीं है और फेस भी प्रॉपरली नहीं है। जैसे ये PX में PY में दोनों 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से परपेंडिकुलर, किस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी, नहीं होगी। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट पर, जब हमारी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड कौन कौन से बनेंगे, एक हमारा बनेगा सिग्मा बॉन्ड और एक बनेगा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। क्लियर, हेड ऑन ओवरलैपिंग जब होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू साइडवेज ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग का दूसरा नाम हो जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग, जैसा कि H2 के मॉलिक्यूल में मैंने आपको दिखाया था। और ये जो ओवरलैपिंग है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बाकी सभी कॉम्बिनेशंस के साथ इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप SS ओवरलैपिंग देख सकते हैं। इन दिस केस देयर इज ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड S ऑर्बिटल्स अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आप मान सकते हैं ये 1s का S है और ये भी 1s का S है, तो ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ और ये बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल। आप देखेंगे यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन ये है, ये आपका क्या है, ओवरलैपिंग रीजन। फिर आता है SP ओवरलैपिंग। SP ओवरलैपिंग मैं आपको बता चुका हूँ, एक S है और एक P है। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप अकर्स बिटवीन ए हाफ फिल्ड S ऑर्बिटल एंड वन एंड हाफ फिल्ड ऑफ P ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। जब SP ओवरलैपिंग हो जाती है तो ये इनका क्या रहता है, ओवरलैपिंग रीजन। इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा कि ओवरलैपिंग रीजन कितना है। PP ओवरलैपिंग, दिस टाइप ऑफ ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन हाफ फिल्ड P ऑर्बिटल्स ऑफ द टू अप्रोचिंग एटम्स। तो P ऑर्बिटल प्लस P ऑर्बिटल क्या बन चुका है, PP ऑर्बिटल्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे लोग, आप यहाँ पर क्या देखेंगे, लोग। ये क्या हमारी लोब्स, और दो लोब्स क्या कर रही हैं, जो इन फेज में ओवरलैपिंग, जिसे हम बोल रहे हैं PP ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड जो बनता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ये कैसी ओवरलैपिंग है, साइडवाइज, साइडवाइज PP, ये P ऑर्बिटल, ये P ऑर्बिटल और ये हो गई PP ओवरलैपिंग, और साइडवाइज ओवरलैपिंग है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखा सकते हैं, ये परपेंडिकुलर रहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे घूम रहा है, ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं। फिर स्ट्रेंथ, जैसा कि मैं बता चुका हूं, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है प्रॉपर ओवरलैपिंग से, मतलब अच्छी ओवरलैपिंग से, और हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग आप उसको बोल सकते हो, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द ऑर्बिटल्स ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस टू द लार्ज एक्सटेंट, बल्कि पाई बॉन्ड के केस में जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की वो लार्ज एक्सटेंट तक नहीं होती। हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। कौन है स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। आप क्या लिखेंगे, हेंस सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड, वेयर एज, अच्छा पाई का सिंबल क्या होता है, ये मैथमेटिकल वाला पाई, और सिग्मा का सिंबल ये होता है। वेयर एज
या फिर आप कह सकते हैं वेयर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकर्स टू ए स्मॉलर एक्सटेंट। पाई में जो ओवरलैपिंग होगी वो कम एक्सटेंट तक होगी, और सिग्मा में जो ओवरलैपिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी और ज्यादा एक्सटेंट तक होगी। इट इज ज्यादा एक्सटेंट मतलब स्लो होगी बहुत, ठीक है, और पाई में फास्ट हो जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल अ पाई बॉन्ड इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। मतलब ऑलवेज का आप कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी क्या उठा लो, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, उन सभी में आप देखेंगे कि इसकी जो आप कहेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो आप कोई सा भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, और होगा क्या, इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। जब भी दो एटम्स कंबाइन होंगे तो सबसे पहले जो एटम बनेगा, वो सबसे पहले जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आपका कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले आपकी ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग होने के बाद जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो जाती है, उसके बाद ही आपका जो नया बॉन्ड फॉर्म होता है, और वो बॉन्ड नया वाला कहलाता है आपका कौन सा बॉन्ड, वो नया वाला बॉन्ड कहलाता है आपका पाई बॉन्ड, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो एटलीस्ट एक बार तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है जो कि हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। तो पहले सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और उसके बाद आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, so this is all about this today's class, everyone. Thank you so much. Okay, so I hope यहां तक आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। फिर हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू अगेन। और नेक्स्ट क्लास में मतलब हम अपनी कल की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको रहना है रेडी। कल मतलब कल ना कह के मैं क्या कहूंगा, इवनिंग की क्लास में। तो आज की जो इवनिंग की क्लास होगी उसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने जाएंगे। तो आपको अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहना है, जैसा कि आप आज रेडी थे, ठीक है, और आपने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया। चलिए, तो फिर से कहते हैं आपसे थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू एवरीवन।